पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? मैं आपसे बोलने का और मैं आपके लिए ना दिया जाए। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। हाय दोस्तों, NA5 में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम बेग। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो एक खास शख्सियत पर ही नहीं है, बल्कि एक खास इशू पर भी है। और वो खास इशू भारत की फ्यूचर पॉलिटिक्स से जुड़ा है। आज मैं अपने इस वीडियो में जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं वो है राघव चड्ढा। जय हिंद। कुछ दिनों से मीडिया पर, खासतौर पर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि वो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी लीडर थे और आम आदमी पार्टी ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी संभाल रखी थी। लेकिन हाल ही में उनकी पार्टी ने उन्हें इस ओहदे से हटा दिया है और उनका कद छोटा कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बड़े बड़े मामलात को छोड़कर लेस इंपॉर्टेंट मामलात पर आवाज़ उठाई। बल्कि उनके बारे में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर आरोप यह है कि इस सब के जरिए, एक आम आदमी का नेता बनने के जरिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, राघव चड्ढा बीजेपी में चले जाएं, कांग्रेस में शामिल हो जाएं या अपनी ही पार्टी में रहें, मुझे इससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने इस वीडियो में राघव चड्ढा का साइको एनालिसिस कर रहा हूं, और वो भी एनियाग्राम के रेफरेंस से। क्योंकि दोस्तों, CIA के एजेंट्स के लिए एनियाग्राम कंपलसरी है। वो वर्ल्ड लीडर्स की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए एनियाग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि राघव चड्ढा एनियाग्राम की पर्सनैलिटी टाइप 3 है। इस पर्सनैलिटी टाइप को एनियाग्राम में परफॉर्मर, अचीवर और मोटिवेटर के नाम दिए गए हैं। दोस्तों, इस पर्सनैलिटी टाइप की मैं एक खास पहचान बताता चलूं जो बहुत ही दिलचस्प भी है कि ये लोग बात करते हुए जेस्चर्स के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। शायद इसलिए कि ये लोग एफिशिएंट होते हैं और अपनी एफिशिएंसी की वजह से ये लोग बात करते हुए अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करने पर अपनी तबीयत की वजह से मजबूर हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस के एक बहुत ही मशहूर लीडर जयराम रमेश बात करते हुए अपने दोनों हाथों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप राघव चड्ढा को भी देखिए कि वो बात करते हुए किस तरह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर्सनालिटी टाइप की मैं एक और बड़ी अच्छी पहचान बताता चलूं कि ये लोग पिंक फेस्ड होते हैं और इनकी आंखों में ब्राइटनेस होती है जो इनके एम्बिशंस को दर्शाती है। ये लोग पॉजिटिव सोच के मालिक होते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। एक और ख़ास बात ये होती है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में गोल तो बनाते हैं, किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए प्लानिंग नहीं करते, कोई पर्टिकुलर मंसूबा नहीं बनाते, और ज़िंदगी में या इनके करियर में जैसे जैसे कुछ मोड़ आते जाते हैं वैसे वैसे ये लोग मुड़ते चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी को उन मोड़ों के हिसाब से ढालते चले जाते हैं। आप देखिए, कुछ ऐसा ही हो रहा है राघव चड्ढा के साथ भी। वो एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, वो पॉलिटिक्स में भी कामयाब हैं, और अब उनके बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में और कह रहे हैं कि राघव चड्ढा फॉर प्राइम मिनिस्टर, राघव चड्ढा फॉर प्राइम मिनिस्टर। यानी यहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो एक अच्छे परफॉर्मर बनकर उभर रहे हैं। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए इल्जामात का जवाब दिया तो देखिए पार्टी की तरफ से उनके बारे में क्या कहा गया। आप गए नहीं हैं, आपको आम आदमी पार्टी ने भेजा है, आपको अरविंद केजरीवाल ने भेजा है। दोस्तों, ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी थी, पार्टी ने ही उन्हें वहां पहुंचाया था। लेकिन सच बात यह है कि जिम्मेदारी तो किसी जिम्मेदार इंसान को ही दी जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लायक थे, इसीलिए पार्टी ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। दोस्तों, एनियाग्राम के एक्सपर्ट ने इस पर्सनैलिटी टाइप के लिए एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये लोग एडेप्टेबल होते हैं। मतलब जिस माहौल में जाते हैं उस माहौल को बड़े जल्दी अपना लेते हैं। हम देखते हैं कि राघव चड्ढा की शख्सियत भी एडेप्टेबल है। वो जिस फील्ड में जाते हैं उसे बहुत अच्छी तरह अपना लेते हैं, वो उसी फील्ड के होकर रह जाते हैं। इस पर्सनैलिटी टाइप के लोगों के लिए एनियाग्राम में एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है, वो है इफेक्टिव। और हम देखते हैं कि राघव चड्ढा की शख्सियत एक इफेक्टिव शख्सियत है। वो जब कोई बात कहते हैं तो उसका असर होता है, ख़ासतौर पर यह असर यंगस्टर्स पर हो रहा है। दोस्तों, इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं और हम देखते हैं कि राघव चड्ढा काफ़ी अट्रैक्टिव शख्सियत के मालिक हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ एक खास मूवमेंट लेकर आए थे जिसके जरिए वो देश में इनकलाब लाना चाहते थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और इस इनकलाब के लिए उन्होंने कांग्रेस सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित सरकार बहुत ही करप्ट सरकार है।
भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर। और अगर उस पार्टी को कोई हरा सकती है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। लेकिन मुद्दा उठता है कि कौन हरा सकता है आज शीला दीक्षित को? केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है शीला दीक्षित। और इसीलिए उन्होंने सीधा शीला दीक्षित पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शीला दीक्षित जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी होंगी वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। अगर शीला दीक्षित जी डर के मारे नई दिल्ली विधानसभा छोड़ देती हैं और किसी और विधानसभा से चली जाती हैं, तो जिस विधानसभा में जाएंगी मैं चुनाव उसी विधानसभा से लड़ूंगा। इधर नरेंद्र मोदी ने भी एंटी करप्शन के साथ साथ कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे दिया। फिर क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के लिए तो रास्ता बिल्कुल साफ था। उन्हें तो जैसे इस जंग के मैदान में एक बड़ी कुमक मिल गई। आप देखिए कि वो जहां जहां भी गए उन्होंने कांग्रेस का सफाया कर डाला। और वो इल्जाम सच ये है कि आज भी बाकी है। और दोस्तों, यहां एक बात का जिक्र करना बेहद जरूरी होगा। भारत की डेमोक्रेसी की तारीख में ये एक ऐसा दौर गुजरा जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। मतलब आम आदमी पार्टी को उस समय जो रुतबा हासिल हुआ वो आज तक किसी पार्टी को हासिल नहीं हुआ। केजरीवाल की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी को एक सेक्रेट पार्टी समझा जाने लगा। ये पार्टी पवित्र, पावन और पूज्य समझे जाने लगी। वो जो मंदिर जैसी छवि शुरू में के जमाने में थी, जब मैं देखता था लोग जिस आस्था से आते थे आम आदमी पार्टी के पास। दोस्तों, मैं एक बहुत खास बात का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनल लेवल पर महसूस की। वो ये है कि भारत में चाहे कितने ही लोग करप्ट हों, बेशुमार लोग करप्ट हों, लेकिन जब आम आदमी पार्टी कन्विंसिंग कर रही थी तो मैंने लोगों के दिलों में ये तड़प महसूस की कि वो चाहते थे कि कोई ऐसा नेतृत्व उनके सामने आए कि जो भारत को करप्शन से मुक्ति दिला दे। और दोस्तों, भारत के अवाम में ये तड़प आज भी मौजूद है। आज भी भारत के लोग दिल की गहराइयों से यही चाहते हैं कि उनके सामने कोई शख्सियत आए जिसकी छवि हर पहलू से साफ सुथरी हो, वो डायनेमिक हो, प्लीजिंग हो और कन्विंसिंग हो, जो भारत की नई पौध को नए सिरे से तरोताज़ा कर दे और भारत का चमन एक बार फिर लहलहाने लगे। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में ज़ोहरान ममदानी की शक्ल में एक नेता सामने आया जो लोगों से किसी वीआईपी की तरह नहीं बल्कि आम लोगों की तरह बिहेव करता था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ही दिन में ऐसा कुछ कर दिखाया जो पहले पॉसिबल नहीं था। देखिए, एक चैनल ने तो अपने वीडियो का टाइटल ही यह दिया है। इधर नेपाल में भी बालेंद्र शाह नौजवानों के एक डायनेमिक लीडर बनकर उभरे। उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने 100 दिन में ऐसा कुछ कर दिखाया कि जिससे उनके देश की कायापलट होने लगी। चलिए, अब मैं बात करता हूं भारत की फ्यूचर पॉलिटिक्स की, जहां से मैंने अपना ये वीडियो शुरू किया था। तो दोस्तों, जेनजी के तौर पर न्यूयॉर्क सिटी में ज़ोहरान ममदानी लीडर बनकर उभरे। नेपाल में जेनजी के तौर पर बालेंद्र शाह लीडर बनकर उभरे। अब राघव चड्ढा के बारे में द वायर की आरिफा खानम की ये बात सुनिए। राघव चड्ढा फॉर प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, इस तरह के जो टैग्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, खासकर इंस्टाग्राम पे, जिसको माना जाता है कि लाइफस्टाइल की दुनिया का ये एक ऐप। दोस्तों, राघव चड्ढा आम आदमी से रिलेटेड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। मेरी जहां तक ऑब्जर्वेशन है तो इसकी बुनियाद अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी ने ही रखी थी। सड़क पर बैठकर लोगों की शिकायतें सुनना, सिक्योरिटी लेने से इनकार कर देना, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करके लोगों के बीच जाकर उनकी ज़रूरतों को समझना, ये सारे काम आम आदमी पार्टी ने ही शुरू किए थे, जो ज़ोहरान ममदानी और बालेंद्र शाह ने अपनी अपनी जगहों पर करके दिखाए हैं। अब राघव चड्ढा के बारे में द वायर की आरिफा खानम की ये बात सुनिए। ये नए जमाने की पॉलिटिक्स है, ये ज़ोहरान ममदानी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं राघव चड्ढा। अब ये बात सुनिए। जो विद्रोह हुआ था नेपाल में वो तो सबने देखा ही था, उसको जेन जी विरोध कहा गया था। फिर चुनाव हुए और जेन जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। बालेंद्र शाह नए प्रधानमंत्री बन गए, सिर्फ 35 साल के हैं और नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। उन्होंने सरकार बनते ही 100 पॉइंट का एक गुड गवर्नेंस रोड मैप बनाया और यह प्लान नेपाल की ही पुरानी राजनीति को पूरी तरह बदलने वाला नहीं है। ये अगर चल पड़ा तो कई देशों तक इसकी गूंज जा सकती है। और दोस्तों, आखिर में ये क्लिपिंग मेरे इस वीडियो का निचोड़ है। 13 साल के बच्चे ने मुझे बताया कि उसकी 7वीं 8वीं क्लास में कम से कम 6 बच्चे इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि राघव चड्ढा हमारे नेता हैं, वो हमारे मुद्दे उठाते हैं। तो ये भी एक पहलू है, मैं ईमानदारी से आपको बता रही हूँ कि एक 13 साल का बच्चा जो वोटर भी नहीं है, और ये जो जनरेशन जो जी है, उसके मास लीडर के तौर पर जो राघव चड्ढा उभर रहे हैं, भारत के नए ज़ोहरान ममदानी। अब आप बताइए, संजय सिंह लोकप्रिय है या राघव चड्ढा लोकप्रिय है? आप बताइए।
नहीं, 13 साल के बच्चों में राघव चड्ढा लोकप्रिय हैं। 13 साल के बच्चे तो वोट नहीं डालते अरफा जी। 5 साल में जो है राघव चड्ढा जब पीएम का चुनाव लड़ेंगे, जब वो सांसद का चुनाव फिर से लड़ेंगे, 13 साल का बच्चा 18 साल का होकर वोट देगा। तो दोस्तों मिलते हैं एनियाग्राम पर आधारित अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनियाफाई।